बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स एडवोकेट हुर्रम मंजूर फ्रॉम लीगल डायरी। आज हम रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर 7 रूल 10 और 11 में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 7-10 पे। रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होती है। रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में आपको बताता चलूं कि जब कोई प्लेंट अदालत में दायर की जाती है तो अदालत कुछ चीज़ें देखती है। वो क्या देखती है? अपना अख्तियार समाअत देखती है, क्या उसको ज्यूरिसडिक्शन हासिल है या नहीं है। 7-10 के तहत अदालत देखती है कि उसको ज्यूरिसडिक्शन हासिल है या नहीं। अब अगर तो अदालत को अख्तियार समाअत या ज्यूरिसडिक्शन हासिल ना हो तो अदालत फौरन जो है आपकी जो प्लेंट है वो आपको वापस कर देती है, या अदालत ट्रायल के किसी भी मरहले पर जो है आपकी प्लेंट वापस करने का अख्तियार रखती है। अब जो ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से बात करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन दो तरह की होती है अदालत की। एक होती है पिकनरी ज्यूरिसडिक्शन और दूसरी होती है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। पिकनरी ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से आपको बताता चलूं, पिकनरी ज्यूरिसडिक्शन ये होती है कि फर्ज कर लें आप अदालत को 1 लाख तक की मलियत का दावा सुनने का अख्तियार हासिल था, लेकिन आपने जो प्लेंट दायर की है, जो अपना अर्जी दावा दायर किया है वो 10 लाख की मलियत का है, तो उस सूरत में अदालत को अख्तियार समाअत हासिल नहीं रहता और अब वो आपकी प्लेंट को वापस कर देती है अख्तियार समाअत ना होने की बिना पर। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ये होती है कि आपने फर्ज कर लें मुल्तान की अदालत है और मुल्तान में मुकदमा आपने दायर करना था, लेकिन आप मुकदमा किसी ऐसी अदालत में दायर कर देते हैं जो मुल्तान की हदूद में नहीं आती, या फिर आप मुल्तान का मुकदमा लाहौर में दायर कर रहे हैं, राजी मतदाविया जो है वो लाहौर में है और आप मुल्तान में दायर कर रहे हैं या किसी और इलाके में दायर कर रहे हैं, तो उस सूरत में अदालत जो है आपका दावा वापस कर देगी और अख्तियार टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बुनियाद पर वो ये दावा वापस करती है। और अब जो प्रोसीजर है रिटर्न ऑफ प्लेंट का वो भी ऑर्डर 7 रूल 10 में बता दिया गया है। वो ये है कि जब अदालत आपका दावा वापस करती है, आपकी प्लेंट वापस करती है, तो वो डेट में लिख देती है जिस डेट पे वो वापस कर रही होती है। उसके बाद वो पार्टीज का नाम लिखती है। उसके बाद जो रीज़न जिसकी बुनियाद पे वो दावा वापस कर रही है वो रीज़न भी अदालत जो है मेंशन करती है। इसके बाद हमारे पास क्या रेमेडी बचती है? हमारे पास ये रेमेडी है कि हम ऑर्डर 7 रूल 13 के तहत जो है दोबारा न्यू कर सकते हैं, फ्रेश प्लेंट दायर कर सकते हैं। और जो फ्रेश प्लेंट हम दायर करेंगे उसमें कॉज ऑफ एक्शन हमने वही रखना है जो जब हमारी प्लेंट रिटर्न हुई तब उस वक्त जो हमारा था वही हमने कॉज ऑफ एक्शन रखना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, ऑर्डर 23 के तहत जब आप विड्रा करते हैं अपने प्लेंट से, वो एक अलग चीज़ है। उस सूरत में आपका जो दावा होता है, जो प्लेंट होती है, अदालत आपको वापस नहीं देती बल्कि उसको दाखिल दफ्तर कर देती है। और रिटर्न ऑफ प्लेंट के मामले में अदालत जो है आपको आपकी प्लेंट ही वापस दे देती है, आपकी पूरी फाइल आपको वापस दे देती है। तो अब बढ़ते हैं जी ऑर्डर 7 रूल 11 की तरफ। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है? 7-11 की अक्सर आपने सुना होगा कि एप्लीकेशन वकला देते हैं, 7-11 की एप्लीकेशन दे दो जी। ये एप्लीकेशन कौन सी होती है जी? ये एप्लीकेशन किस स्टेज पे दी जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अब तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और आपका भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं बकिया टॉपिक की तरफ। 7-11 की जो एप्लीकेशन है ये उमूमन जब जवाब दावा शामिल करवाया जाता है उस टाइम ही दे दी जाती है। दे हम किसी भी मरहले पर सकते हैं, लेकिन अगर जवाब दावे के साथ दे दी जाए तो वो बेस्ट होता है। तो 7-11 में 4 ग्राउंड्स बयान की गई हैं जिनकी बुनियाद पर 7-11 के तहत अदालत जो है दावे को खारिज करती है, रिजेक्ट करती है। वो कौन सी 4 ग्राउंड है? नंबर 1 कॉज ऑफ एक्शन। अगर तो आपने जो प्लेंट दायर की है उसमें कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया तो उस सूरत में अदालत क्या करेगी? आपका जो दावा है वो आपको रिजेक्ट कर देगी, खारिज कर देगी। इसी तरह दूसरी ग्राउंड है वो ये है कि जो सूट वैल्यू है वो आपने सही तौर पर तयन नहीं की, उसकी तशखीस जो है सही तौर पर नहीं की, तो उस सूरत में भी आपका दावा जो है अदालत खारिज कर देती है। अब फर्ज कर लें मार्केट वैल्यू जो ज़मीन की थी, राजी मतदाविया की मार्केट वैल्यू
15 लाख बन रही थी, 10 लाख बन रही थी, लेकिन आपने कोर्ट फीस से बचने के लिए उसकी वैल्यू जो है 1 लाख मुकर्रर कर दी, तो उस सूरत में अदालत आपको बोलेगी कि जनाब मुकर्ररा वक्त के अंदर आपको एक टाइम देगी, उस टाइम के अंदर अपनी जो है सूट वैल्यू है इसको दुरुस्त करें। अगर तो आप दुरुस्त कर लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका दावा जो है खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद जी अब थर्ड पे है, जो तीसरी ग्राउंड है वो ये है कि आपने स्टाम्प ड्यूटी मुकम्मल नहीं लगाई, कोर्ट फीस आपने मुकम्मल नहीं लगाई, उस सूरत में भी आपका दावा खारिज कर दिया जाता है। मलियत तो आपने तयन सी कर लिया, अब उस पर कुछ कोर्ट फीस भी लगानी होती है। कोर्ट फीस किस तरह लगाई जाती है, किस हिसाब से लगाई जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो फर्ज कर लें 1 लाख तक की मलियत का दावा हो तो उस पर 7,500 के हिसाब से जो है कोर्ट फीस लगाई जाती है। इसी तरह अगर 1 लाख से ऊपर का कोई भी दावा हो, यानी कि उसकी मलियत 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, जितनी भी हो, उस पर 15,000 ही कोर्ट फीस लगेगी। और अगर तो आपने कोर्ट फीस मुकम्मल नहीं लगाई तो अदालत आपको टाइम देगी, उस टाइम के अंदर आपने जो है कोर्ट फीस मुकम्मल करनी होती है और आपका दावा जो है फिर खारिज होने से बच जाता है, अदरवाइज आपका दावा खारिज कर दिया जाता है। अब जो फोर्थ ग्राउंड है वो ये है कि बार्ड बाय लॉ, अगर जो आपने प्लेंट दायर की है वो बार्ड बाय लॉ है तो उस सूरत में भी आपकी जो प्लेंट है वो खारिज कर दी जाती है। बार्ड बाय लॉ की एग्जांपल ये हो सकती है कि उस पर लिमिटेशन एक्ट लागू हो रहा है, या स्टॉपर लागू हो रहा है, या रेस्ट ड्यूटी काटा का कानून उस पर लागू हो रहा है, तो उस सूरत में आपका जो है दावा खारिज कर दिया जाएगा। सेक्शन 9 में बता दिया गया है कि कौन सी दीवानी अदालतें कौन से मुकदमे सुनेंगी और स्पेशल कोर्ट्स कौन सी होती हैं, या स्पेशल कोर्ट कौन से मुकदमे सुनेंगी, तो इस हवाले से आपने देख लेना है। और अगर आपका दावा बार्ड बाय लॉ हो तो आपका दावा खारिज कर दिया जाता है। अब अगर तो हमारा दावा खारिज हो गया 711 के तहत, अब हमारे पास क्या रेमेडी है। ऑर्डर 43 के तहत हम जो है इसकी अपील कर सकते हैं, जो अदालत ने फैसला किया है उस हुक्म को चैलेंज कर सकते हैं ऑर्डर 43 के तहत। जी तो अब लास्ट पे मैं आपको जजमेंट बता देता हूँ। अभी मैं जजमेंट डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं जजमेंट बता देता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसके हवाले से। अगर तो हम जजमेंट डिस्कस करेंगे तो टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपका भी टाइम और अपना भी टाइम बचाने के लिए जो है मैं आपको सिर्फ जजमेंट बता रहा हूँ, आपने ये ज़रूर पढ़ लेनी है। नंबर 1 जी 2011 CLC 1450 है, ये 710 पे है जजमेंट। उसके बाद 2010 MLD 1015 है, ये भी 710 पे एक जजमेंट है, ये आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। इसके बाद 711 पे एक जजमेंट आपको बता रहा हूँ, PLD 1999 कराची 223 पेज नंबर, तो ये आपने जजमेंट पढ़ लेनी है जी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।